बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 7 सेमेस्टर की सब्जेक्ट नर्सिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं। नर्सिंग थ्योरी में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 3 हमने स्टार्ट किया है। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 हम कवर कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 3 जो कि इसका लास्ट पार्ट है, इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों के कोर्स के अंदर जितने भी थ्योरीज़ इंक्लूड हैं, उनमें से काफ़ी हद तक थ्योरीज़ के ओवरव्यू कवर कर चुकी हूँ। जो कुछ रहती हैं तो वो आगे जब हम प्रेजेंटेशन टॉपिक्स कवर करेंगे तो उनमें कवर हो जाएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ थ्योरीज़ है, कि थ्योरीज़ के ब्रॉडली कौन कौन से कैटेगरीज़ हैं। तो उसमें कुछ थ्योरीज़ जो है वो नीड के ऊपर होते हैं, कि जो पेशेंट के जो नीड्स होते हैं उनका मेन फोकस उस पे होता है, तो वो नीड्स थ्योरीज़ कहलाती हैं। कुछ जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती हैं, इंटरेक्शन होती हैं वाइल ड्यूरिंग केयर गिविंग, उसके बेस पे बने होते हैं, तो वो इंटरेक्शन थ्योरीज़ कहलाते हैं। कुछ आउटकम थ्योरीज़ होते हैं और कुछ ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज़ होते हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन जो नीड थ्योरी है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है नीड थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्जीनिया हेंडरसन की जो नीड थ्योरी थी, तो उससे आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि नीड्स थ्योरीज़ जो हैं उनका जो बेसिकली जो मेन फोकस होता है वो इस चीज़ पे होता है कि पेशेंट के जो नीड्स होते हैं तो उनको किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है, और इन नीड्स के उनके बिहेवियर के ऊपर क्या असर होता है, उनके हेल्थ आउटकम के ऊपर क्या असर होता है। यानी उनके जो फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल जो नीड्स होते हैं, तो उनको पहले सही तरीके से समझना, उनके इन्फ्लुएंस को उनके बिहेवियर के ऊपर उनके हेल्थ आउटकम के ऊपर समझना, और फिर समझने के बाद उनकी मदद करना, उनको असिस्ट करना कि उनके ये जो नीड्स है ये पूरे हो सके। तो ये मेन फोकस होता है नीड्स थ्योरीज़ का। लिखा है आप लोगों के स्लाइड्स के अंदर के These theories are based around helping individuals to fulfill their physical and mental needs। यानी उनके जो फिज़िकल और मेंटल नीड्स होते हैं तो उनको पूरा करने में उनकी मदद करना, उनको हेल्प आउट करना, इन थ्योरीज़ का जो मकसद होता है वो यही है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल नर्सिंग के अंदर अगर हम नीड्स थ्योरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे नर्सिस के लिए वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थ्योरीज़ देती हैं, नर्सिस को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हैं कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन पेशेंट्स की मदद करेंगे जो कि ख़ुद अपने नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते, अपने नीड्स को फुलफ़िल कराने में उनकी मदद करेंगे। तो इसके अलावा लिखा है नीड्स थ्योरीज हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर रिलाइंग टू मच ऑन द मेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ एंड प्लेसिंग द पेशेंट इन ओवरटली डिपेंडेंट पोजीशन। और कुछ हद तक इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी थ्योरी है तो उसके स्ट्रेंथ भी होंगे और उसके वीकनेस भी होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे इस नीड थ्योरीज़ को जिस बेस पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो वो इसलिए है क्योंकि जो मेडिकल मॉडल है उस पर ज़्यादा रिलाई करती हैं ये थ्योरीज़, और दूसरी बात ये कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बना देती हैं। मतलब ये है कि जो मेडिकल मॉडल कहते हैं कि मेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ जब हम कहते हैं तो ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है जिसमें जो हेल्थ और इलनेस है तो उसको बिल्कुल जो सिर्फ बायोलॉजिकल लेंस होती हैं उसके थ्रू देखा जाता है, और यहाँ पे फोकस ये होता है कि बस डायग्नोसिस जो है वो की जाए और फिर डिजीज़ को ट्रीट किया जाए, यानी फ़िज़िकल आस्पेक्ट से। इसके अलावा जो दूसरे इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं और जो सोशल इन्फ्लुएंसेस होते हैं उनको ज़्यादातर टच नहीं किया जाता। तो यहाँ पे जो नीड्स थ्योरीज़ है उनको भी इसी पे क्रिटिसाइज़ किया गया था कि यहाँ पे बात मौजूद है सोशल नीड्स की भी, साइकोलॉजिकल नीड्स की भी, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा उन पे फोकस नहीं किया गया है जितना जो फिज़िकल नीड्स है, फिज़िकल आस्पेक्ट्स है नीड्स के, उस पे जो जितना फोकस किया गया है। तो इसीलिए इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे नीड्स थ्योरीज़ का हमेशा ये कहना होता है कि जो पेशेंट्स है जो वो जब अपने नीड्स खुद नहीं पूरे कर सकते तो नर्स को उनकी मदद करनी चाहिए। तो इस तरह पेशेंट जो है वो एक एक्टिवली बीइंग तस्वुर करने के बजाय बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट तस्वुर किया जाता है। वो अपने नर्सिस के, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बन जाते हैं इस थ्योरी के थ्रू। तो इसीलिए इस चीज़ पे थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जितने भी नीड्स थ्योरीज़ हैं इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है इन दो बातों के ऊपर।
अब बात आ गई इंटरेक्शन थ्योरीज़ की। तो आप लोगों को पता है कि जितने भी इंटरेक्शन थ्योरीज़ हैं नर्सिंग के अंदर, जैसा कि हमने जो हिल्डेगार्ड पेफ्लो का जो इंटरपर्सनल थ्योरी हमने डिस्कस की थी, और दूसरे भी जितने भी इंटरेक्शन थ्योरीज़ है, तो इनका जो मेन फोकस होता है वो इस चीज़ पे होता है कि इंडिविजुअल जो है वो जिस इन्वायरमेंट में उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा रही है, उसको केयर प्रोवाइड की जा रही है, तो वहाँ पे उसके जो इंटरेक्शंस हैं वो कैसे हैं, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ उनकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो कैसी हैं। तो यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस बताई जाती है कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, जो कम्युनिकेशन होती हैं थेरापेटिक कम्युनिकेशन उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, सोशल इंटरेक्शंस की कितनी इंपॉर्टेंस है कि जिनके थ्रू किस तरीके से हेल्थ और वेलबींग जो है वो प्रमोट होती हैं। और जहाँ पे क्रिटिसिज्म की हम बात करते हैं, तो जो इंटरपर्सनल थ्योरीज़ है तो इनको इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जो मेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ है जहाँ पे फिज़िकल एस्पेक्ट को देखा जाता है, तो इसमें ये नहीं होता। इंटरेक्शन थ्योरीज़ का मेन फोकस इंटरेक्शन पे ही होता है, जो फिज़िकल बेसिक नीड्स होते हैं तो उन पे ज़्यादातर इनका फोकस नहीं होता, तो इसीलिए इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है इस बात के ऊपर। देखिए लिखा है आप लोगों के स्लाइड्स में, दीज थ्योरीज रिवॉल्व अराउंड द रिलेशनशिप नर्सिस फ्रॉम विद द पेशेंट। जो नर्सिस के जो रिलेशनशिप बनते हैं उनके पेशेंट्स के साथ, उस चीज़ पे ज़्यादातर फोकस किया गया है इंटरेक्शन थ्योरीज़ के अंदर। सच थ्योरीज हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर लार्जली इग्नोरिंग द मेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ एंड नॉट अटेंडिंग टू द बेसिक फिजिकल नीड्स। यानी इनको क्रिटिसाइज इस बात पे किया जाता है कि बहुत ज़्यादा इग्नोर किया हुआ है जो फिजिकल एस्पेक्ट है, जो बेसिक फिजिकल नीड्स हैं उनको, और ज़्यादातर फोकस जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर, थेरापेटिक कम्युनिकेशंस के ऊपर दिया गया है। अब जो थर्ड कैटेगरी है वो आउटकम्स थ्योरीज़ की हैं। तो स्टूडेंट्स आउटकम थ्योरीज़ जो होते हैं तो इनमें जो नर्सेज होते हैं उनको एक चेंजिंग फोर्स कहा गया है, और ये कहा गया है कि जो क्लाइंट्स होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, तो वो जब अपने हेल्थ कंडीशंस के साथ कोप कर रहे होते हैं, वो जब एडाप्टेशन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम एज ए चेंजिंग फोर्स जो है वो नर्सेज उनकी हेल्प आउट करती हैं, उनको असिस्ट करती हैं। आउटकम थ्योरीज़ का ये कहना है। देखिए लिखा है, these portray the nurses as the changing force who enables individual to अडाप्ट आर टू कोप विद द इल हेल्थ। उनकी जो इल हेल्थ होती हैं उसके साथ कोप करने में, अडाप्टेशन करने में, उनको जो इनेबल करवाती हैं, उनको जो इस काबिल बनाती हैं, वो चेंजिंग फोर्स नर्सेस होते हैं। ये बात कहना है आउटकम थ्योरीज़ का। आउटकम थ्योरीज हैव बीन क्रिटिसाइज्ड एज टू एब्स्ट्रैक्ट एंड डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन प्रैक्टिस। और आउटकम थ्योरीज़ को इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा डीप होते हैं और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, प्रैक्टिस में इनको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो आउटकम थ्योरीज़ हैं उनका फोकस ब्रॉड होता है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट उसमें मौजूद होते हैं। जैसा कि अभी हम कहते हैं, अगर हम बात करें आउटकम थ्योरीज़ की, तो हम उसमें कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हमने मेंटेन रखनी है। हम कहते हैं कि वेल बीइंग जो है वो हमने मेंटेन रखनी है। हम कहते हैं कि पेशेंट की जो सेटिस्फेक्शन है वो हमने हासिल करनी है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इनको हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि क्लिनिकल सेटिंग के अंदर जब हम देखते हैं तो पेशेंट की सेटिस्फेक्शन को हासिल करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना और वेल बीइंग जो है उसको मेंटेन करना, वेल बीइंग की तरफ ले जाना, तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए आउटकम थ्योरीज़ की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मुश्किल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किस तरीके से हम ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हैं कि कैसे हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको मेंटेन रखना है, कि किसी बंदे की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कैसी होगी, इसको हम किस तरीके से इसको हम मेजर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिवली नहीं कर सकते ना, तो हम वेलबींग को इस तरह ऑब्जेक्टिवली हम उसको मेजर कर सकते हैं। ये सब्जेक्टिव चीज़ें होते हैं तो इनको हम ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि जो आउटकम थ्योरीज़ हैं तो ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और इसी वजह से इनको जो इम्प्लीमेंटेशन इनकी है प्रैक्टिस में तो वो डिफ़िकल्ट होती हैं। ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज़ हैं इसके बाद। ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज़ जो जितने भी हैं स्टूडेंट्स, तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज़ का प्राइमरी जो फोकस होता है वो इस चीज़ पे होता है कि इंडिविजुअल के जो पोटेंशियल है ग्रोथ के लिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए और पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए, तो उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है, उसको किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है। तो मेन फोकस इन्हीं चीज़ों पे होती हैं। ये जितने भी जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज़ हैं तो ये इस चीज़ को एम्फेसाइज करते हैं कि ह्यूमन जो है उनको फ्री विल जो है वो हासिल होना चाहिए, और ह्यूमन जो है वो इनहेरेंटली उनमें गुडनेस
गुडनेस मौजूद होती हैं। ह्यूमन नेचर जो है उसमें फ्री विल और जो गुडनेस है वो हमेशा से मौजूद होती हैं, और इनको मेंटेन रखना जो है, फ्री विल जो है उसको बहाल रखना, उसको मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। तो इन्हीं चीज़ों पे ये एम्फेसाइज करती हैं। लिखा है ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज डेवलप इन रिस्पॉन्स टू द साइको एनालिटिकल thought that a person destiny was determined early in life। जो साइको एनालिटिक जो थॉट हैं साइकोलॉजी की, आप लोग साइकोलॉजी में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ 4th सेमेस्टर के, आप लोगों को याद भी होगा कि साइको एनालिटिक जो थॉट है तो उसमें मेन फोकस होता है कि जो अनकॉन्शियस माइंड होती हैं इंसान की, और जो उसके इन्फ्लुएंस होते हैं उसके बिहेवियर के ऊपर, उसके थॉट्स के ऊपर, उसके इमोशंस के ऊपर, और जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनकॉन्शियस जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है साइको एनालिटिकल थॉट के अंदर। तो उसके रिज़ल्ट में, उसके रिस्पॉन्स में ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज जो है ये फिर बन गई। और ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज जो है ये किस चीज़ पे एम्फेसाइज करती हैं, तो लिखा है कि ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज एम्फेसाइज ए पर्सन कैपेसिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब देखिए कि जो साइकोएनालिटिकल थॉट थे वो क्या कहते थे, पर्सन डेस्टिनी वाज डिटरमिन्ड अर्ली इन लाइफ। उनका ये कहना था कि इंसान की जो मंजिल होती हैं तो वो उनके अर्ली लाइफ में ही तय होती हैं, यानी उनके जितने भी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस है, अनकॉन्शियस माइंड है और ये सब चीज़ें हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी डेस्टिनी जो है वो क्या होगी। लेकिन ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज का कहना है कि इंसान जो है उसमें कैपेसिटी मौजूद होती है कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच सकता है। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के, ये वो एक स्टेज होती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के, जहाँ पे इंसान को ये एहसास होता है कि उसके जितने भी जो ख्वाहिशात हैं, जो भी उसके जो ड्रीम्स वगैरह थे वो अभी फुलफ़िल हो चुके हैं, और अब वो अपनी सारी नीड्स जो है वो उसको फुलफ़िल फील होते हैं। जब उसको अपने सारे नीड्स फील होते हैं तो अब वो दूसरों के लिए कुछ करने की कोशिश करता है। तो ये वो स्टेज होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसीलिए ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज का एम्फेसाइज इस चीज़ पे है कि इंसान में ये कैपेसिटी होती है कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच सकता है। ह्यूमनिस्ट बिलीव्स दैट द पर्सन कंटेन विद इन हिमसेल्फ द पोटेंशियल फॉर हेल्थी एंड क्रिएटिव ग्रोथ। और जो ह्यूमनिस्ट थे, यानी जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज के जो लोग थे जिन्होंने ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज जो है वो डेवलप की हुई थी, तो उनका बिलीव ये था कि एक इंसान जो है उसके खुद के अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है कि वो हेल्थी और क्रिएटिव ग्रोथ कर सकता है। अगर वो उसमें खुद पोटेंशियल मौजूद होता है, अगर वो उस पोटेंशियल को यूज़ करे तो वो हेल्थी एंड क्रिएटिव ग्रोथ जो है उसको अपने मेंटेन रख सकता है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच सकता है। तो ये कहना था ह्यूमनिस्ट जो थ्योरिस्ट थे उनका। The major contribution that Rogers added to nursing practice is the understanding that each client is a unique individual, so person-centered approach now practice in nursing। और जो मेजर कंट्रीब्यूशन थी तो वो रॉगर्स की थी। रॉगर्स जो है ये एक साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जो है वो दी हुई थी, उसमें उनका बहुत बड़ा जो है वो रोल है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के अंदर। तो इन्होंने नर्सिंग प्रैक्टिस जो है उसमें एक चीज़ ऐड की, और वो ये थी कि इनका कहना ये था कि दैट ईच क्लाइंट इज़ ए यूनिक इंडिविजुअल, के हर एक क्लाइंट जो है वो उसके अपने यूनिक इंडिविजुअल हैं, उनमें अपने अपने यूनिकनेस मौजूद होते हैं। तो फिर इनका कहना ये था कि सो पर्सन सेंटर्ड अप्रोच नाउ प्रैक्टिस इन नर्सिंग, यानी इनका कहना था कि जो पर्सन सेंटर्ड अप्रोच है जो कि आजकल प्रैक्टिस की जाती है नर्सिंग के अंदर, तो उसको अपनाया जाए। और इनकी वजह से पर्सन सेंटर्ड अप्रोच जो है वो फर्स्ट टाइम इस पे नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर शामिल की गई थी। अब देखिए यहाँ पे नीड थ्योरिस्ट जो है, जिन लोगों ने जितने भी जो नीड्स थ्योरीज़ हैं तो वो जिन लोगों ने डेवलप किए थे, तो उनमें अब्दुल्ला का नाम है, हेंडरसन का है, ओरिम का है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। डोरोथिया ओरिम का थ्योरी भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो लेक्चर्स के अंदर। इसके अलावा जब हम इंटरेक्शन थ्योरीज की बात करते हैं तो उसमें इमोजिन किंग है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑरलैंडो थ्योरी है,
पीटरसन एंड जेरट है, तो ये हमने डिस्कस नहीं की है। ये इनका भी पीटरसन और जेरट जो थे ये भी थ्योरिस्ट थे, और इनकी जो थ्योरी थी वो भी इंटरेक्शन थ्योरी थी, और उनका जो मेन फोकस था इनके इंटरेक्शन थ्योरी का तो वो भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे था, एम्पैथी पे था और अंडरस्टैंडिंग पे था कि नर्सिंग के अंदर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की क्या इंपॉर्टेंस है, एम्पैथी की क्या इंपॉर्टेंस है और अंडरस्टैंडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा पेप्लो की थ्योरी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आउटकम जो थ्योरिस्ट है तो उसमें जॉनसन की थ्योरी है, लेविन की थ्योरी है, रॉगर्स की थ्योरी है, और रॉय एडेप्टेशन मॉडल जो है जो हमने डिस्कस की तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं। इनमें आप लोगों से एमसीक्यूज़ में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं कि आउटकम थ्योरिस्ट जो है उनमें कौन कौन से थ्योरिस्ट के नेम्स हैं, इसी तरह नीड्स थ्योरिस्ट के और इंटरेक्शन थ्योरिस्ट के। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कॉमनली यूज नॉन नर्सिंग मॉडल्स। अब ये कुछ ऐसे मॉडल्स है जो कि दूसरे डिसिप्लिन से ये ताल्लुक़ रखते हैं, ये नर्सिंग के नहीं हैं, दूसरे डिसिप्लिन्स के हैं, लेकिन नर्सिंग जो फील्ड है उसके अंदर ये फिट होते हैं और ये प्रैक्टिस में भी इंक्लूड किए गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि नॉन नर्सिंग मॉडल्स, जिसमें फर्स्ट वन जो है वो सिस्टम मॉडल है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि सिस्टम मॉडल्स हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी सारे, तो उसमें आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि किस तरीके से ये नर्सिंग के अंदर इनकी अहमियत है। इसके अलावा बेसिक ह्यूमन नीड मॉडल हैं, हेल्थ एंड वेलनेस मॉडल हैं, स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन मॉडल है, डेवलपमेंटल थ्योरीज़ हैं। तो ये सारी जितनी भी यहाँ पे मॉडल्स थ्योरीज़ दिए गए हैं तो ये नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड नहीं है, मतलब कि नर्सिंग फील्ड के अपने नहीं हैं, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस है नर्सिंग प्रैक्टिस के ऊपर और ये नर्सिंग प्रैक्टिस के ऊपर ये अप्लाई भी किए जाते हैं। तो इसीलिए लिखा है कि ये कॉमनली यूज़ होते हैं नर्सिंग फील्ड के अंदर, लेकिन नॉन नर्सिंग मॉडल्स है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखने हैं, इनके नेम्स आप लोगों को याद हो कि ये नॉन नर्सिंग मॉडल्स है, कॉमनली यूज नॉन नर्सिंग मॉडल्स। सिस्टम थ्योरीज। आप सिस्टम थ्योरीज़ के बारे में आप लोगों को पता है कि सिस्टम थ्योरीज़ जो है वो एक अगर हम सिस्टम थ्योरीज़ की बात करें तो यहाँ आप लोगों के स्लाइड्स के अंदर जो डिफिनीशन दी गई है तो उसमें कहा जा रहा है कि सिस्टम थ्योरी मे बी कंसिडर्ड एज ए स्पेशलाइजेशन ऑफ सिस्टम्स थिंकिंग एंड ए जनरलाइजेशन ऑफ सिस्टम साइंस। इसका मतलब ये है कि जो जितने भी सिस्टम थ्योरीज़ हैं तो उनको हम इस तरह कंसीडर कर सकते हैं कि वो स्पेशलाइजेशन ऑफ सिस्टम थिंकिंग है। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग जो है वो मौजूद होती हैं वेरियस कंपोनेंट्स की, कि एक सिस्टम के अंदर किस तरह चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और किस तरह वो फंक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ मिलके। तो उन चीज़ों के बारे में डीप कॉन्सेप्ट्स जो है वो इसमें मौजूद होते हैं। तो इसलिए लिखा है कि स्पेशलाइजेशन ऑफ सिस्टम थिंकिंग्स, यानी इसका जो मेन फोकस होता है वो इस चीज़ पे होता है कि जो रिलेशनशिप्स होते हैं तो उनको किस तरीके से एनालाइज किया जाए, यानी एक सिस्टम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनके ओवरऑल फंक्शनिंग को उस सिस्टम के अंदर और आपस में जो उनकी इंटरेक्शन होती हैं, रिलेशनशिप होती हैं, उसको समझा जाए, इस चीज़ पे उसको एनालाइज किया जाए, इस चीज़ पे फोकस होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो सिस्टम थ्योरीज होते हैं तो वो स्पेशलाइजेशन ऑफ सिस्टम थिंकिंग होते हैं। और इसके अलावा ये कहा गया है कि जनरलाइजेशन ऑफ सिस्टम साइंस है। जनरलाइजेशन ऑफ सिस्टम साइंस का मतलब ये है कि ये जो जितने भी सिस्टम थ्योरीज़ हैं तो इसमें डिफरेंट एक ब्रॉडर रेंज के अंदर प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स और मेथडोलॉजीज़ यूज़ हुए हैं, और ये जितने भी प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स और मेथडोलॉजीज़ इसमें एक ब्रॉड रेंज के अंदर इसमें इंक्लूड हैं। तो इस वजह से ये जो सिस्टम मॉडल्स होते हैं, सिस्टम थ्योरीज़ होते हैं, तो ये डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर यूज़ की जा सकती हैं। यानी ये ऐसे फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं कि जो कि डिफरेंट फील्ड्स के अंदर यूज़ होते हैं। सिर्फ अगर नर्सिंग से रिलेटेड है तो नर्सिंग में ही नहीं बल्कि दूसरे डिसिप्लिन्स के अंदर भी ये यूज़ होते हैं। तो इसका मतलब ये है, यानी जनरली ये जो बात यहाँ पे की गई है कि सिस्टम थ्योरीज में बी कंसीडर्ड एज ए स्पेशलाइजेशन ऑफ सिस्टम थिंकिंग एंड ए जनरलाइजेशन ऑफ सिस्टम साइंस। तो इसका एक अगर हम मतलब निकालें तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम थ्योरी होते हैं तो ये स्पेशलाइजेशन भी होते हैं, स्पेशलाइजेशन भी इसमें मौजूद होता है और जनरलाइजेशन भी इसमें मौजूद होता है। यानी स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि इसकी जो अप्रोच है वो डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर उनको अंडरस्टैंड करती हैं, स्पेसिफिक
सिस्टम्स को डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर, और फिर जब उनको अंडरस्टैंड करती हैं उसमें डिफरेंट प्रिंसिपल्स, डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़, डिफरेंट कंसेप्ट मौजूद होते हैं। तो फिर जब अप्लाई करने की जब बात आती है एप्लीकेशन की, तो उसमें भी ये जनरलाइजेबल है, ये डिफरेंट फील्ड्स के अंदर फिट होते हैं। Many nursing theorists have drawn from system theories, और बहुत सारे नर्सिंग थ्योरिस्ट जो है उन्होंने अपने थ्योरीज सिस्टम थ्योरीज जो है वहाँ से ड्रा किए हैं, जैसा कि न्यूमन सिस्टम थ्योरी हो गया, रोगर्स थ्योरी ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बीइंग हो गया। ये जो न्यूमन सिस्टम थ्योरी है ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर, लेकिन ये जो रोगर्स थ्योरी ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बीइंग्स है ये हमने डिस्कस नहीं की हुई है। तो इसका यहाँ पे नर्सिंग के अंदर ये भी एक नर्सिंग थ्योरी है। ये रोगर्स जो थे, मार्था रोगर्स, उन्होंने ये प्रपोज किया था, इसी वजह से इसको रोगर्स थ्योरी ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बीइंग कहा गया है। इस थ्योरी का मेन फोकस जो है वो होलिस्टिक नेचर जो होता है इंसानों का उसके ऊपर है। ये इस चीज़ पे एम्फेसाइज करती हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, तो उनका एक होलिस्टिक नेचर होता है, और उनके जो इन्वायरमेंट है उसके साथ भी बहुत बड़ा उनका एक कनेक्शन होता है। तो इन दो चीज़ों पे इस थ्योरी के अंदर बात की गई है। रोगर्स का कहना ये है कि होलिस्टिक नेचर होती हैं इंसानों की, और फिर इन्वायरमेंट के साथ भी उनका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। आगे हम प्रेजेंटेशन टॉपिक्स में देखते हैं। अगर ये प्रेजेंटेशन टॉपिक्स में हुई तो आपको ये डिटेल से पढ़नी होगी, वहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ाऊँगी। अगर प्रेजेंटेशन टॉपिक्स में ये इंक्लूड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अगर इतना आप लोगों को पता हो कि इसमें मेन फोकस किस चीज़ पे था तो ये काफ़ी है। रोय एडाप्टेशन मॉडल जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इमोजन किंग थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो लेक्चर में। ऑरम सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी, डोरेथिया ऑरम, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जॉनसन्स बिहेवियर सिस्टम मॉडल, ये जो जॉनसन्स बिहेवियर सिस्टम मॉडल हैं ये भी एक नर्सिंग थ्योरी है, और इसका जो मेन फोकस है वो इस चीज़ पे है कि लोगों की जो बिहेवियर होती हैं, इंडिविजुअल्स की, क्लाइंट्स की, पेशेंट्स की जो बिहेवियर होती हैं उनके हेल्थ से रिलेटेड, उनके इलनेस से रिलेटेड, और उनके जितने भी एक्सपीरियंस, जितने भी उनकी बिलीव्स, जितने भी उनकी बिहेवियर्स होते हैं, तो उनको एक्सप्लेन करना और उनको प्रेडिक्ट करना। तो इस थ्योरी में ज़्यादातर बातें जो है वो इस चीज़ पे की गई हैं कि लोग जो है उनके पहले तो ये कि उनके एटीट्यूड्स, उनके बिलीव्स क्या हैं, उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं हेल्थ से रिलेटेड, इलनेस से रिलेटेड, और फिर उन सब चीज़ों की वजह से उनकी क्या बिहेवियर बनी है, और फिर उस बिहेवियर का इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है उनके हेल्थ के ऊपर, हेल्थ आउटकम के ऊपर, उनको एक्सप्लेन करना और फिर प्रेडिक्ट करना। तो ये मेन फोकस है इस थ्योरी का, यानी इंडिविजुअल्स जो है वो किस तरीके से अडाप्ट करेंगे स्ट्रेसर्स के साथ, और किस तरीके से अपने बिहेवियर जो है उसको स्टेबल रख पाएंगे, और जो ऑप्टिमल हेल्थ आउटकम है उसको अचीव कर सकेंगे, ऑप्टिमल हेल्थ आउटकम को। तो ये चीज़ इस पे फोकस की गई है इस थ्योरी के अंदर, जो कि जॉनसन्स बिहेवियर सिस्टम मॉडल कहलाती हैं। बेसिक ह्यूमन नीड्स मॉडल जो है ये आप लोगों को पता है, मैस्लोव हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी जो है उसकी जो ये आप लोगों को यहाँ पे दिखाई गई है कि शुरू में जो बेसिक नीड्स होते हैं तो उसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स होते हैं, जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, वार्मथ हो गया। इसके बाद जब ये पूरे होते हैं तो सेकंड नंबर पे सेफ्टी नीड्स जो है वो इंसान को चाहिए होते हैं, सिक्योरिटी, शेल्टर चाहिए होती हैं। फिर बिलोंगिंग नीड्स आ जाते हैं जिसमें फ्रेंडशिप, फैमिली और कम्युनिटी यानी जो इंटरेक्शंस होते हैं वो। फिर इसके बाद सेल्फ इस्टीम के नीड्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें अचीवमेंट है, मास्टरी है, रिकॉग्निशन है कि मास्टरी हासिल करे किसी चीज़ में, लोग जो है उनको रिकॉग्नाइज़ कर सके, अपनी एक पहचान बनाए, अपनी एक रिस्पेक्ट बनाए। इसके अलावा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो कि टॉप लेवल है, तो इसमें परसीव टैलेंट, क्रिएटिविटी और फुलफिलमेंट, यानी ये वो स्टेज होती हैं जिसमें फुलफिलमेंट जो है वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होती हैं, और इसमें क्रिएटिविटी इंसान में आ जाती हैं, उसमें बहुत सारे टैलेंट जो है वो सामने आते हैं, और फिर वो कोशिश करता है कि उसकी वजह से दूसरों को अब जो है कोई फ़ायदा हो। तो ये बेसिक ह्यूमन नीड मॉडल है। हेल्थ एंड वेलनेस मॉडल, हेल्थ एंड वेलनेस मॉडल का आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के इसमें ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, साइकोलॉजिकल, मेंटल एस्पेक्ट जो है, या फिर फिज़िकल एस्पेक्ट जो है, या फिर एटीट्यूड, इमोशनल जो एस्पेक्ट है,
तो ये सारी चीज़ें मौजूद है। फिज़िकल मीन्स के हम बॉडी एंड साइकोलॉजिकल, मेंटल, माइंड का, और एटीट्यूड, इमोशनल जो है वो स्पिरिट का। तो ये सारी चीज़ें, इनको जब हम इन सब एस्पेक्ट को कंसीडर करेंगे तब जाके हम वेलनेस जो है उसको मेंटेन रख सकते हैं, वेलनेस की तरफ हम मूव कर सकते हैं। अगर इसमें से किसी एक एस्पेक्ट को भी हम इग्नोर करते हैं तो फिर हम वेलनेस को अचीव नहीं कर सकते। स्ट्रेस एंड एडाप्टेशन मॉडल है ये, इसको कहा जाता है जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम, जिसमें हमें ये बताती है कि जब एक स्ट्रेस जो है वो इंसान की ज़िंदगी में कोई भी स्ट्रेस आ जाती है तो उसके साथ फिर इंसान जो है वो कौन से तरीक़ों से उसके साथ डील करता है। तो ये चीज़ें हमें इसमें बताई गई हैं। अब यहाँ पे देख लें आप लोगों को ये चीज़ समझाई गई है कि शुरू में एक इंसान जो है जितनी उसकी रेजिस्टेंस हाई होती हैं, जितनी भी रेजिस्टेंस उसकी हाई होती हैं तो उस टाइम उसका होम्योस्टेसिस जो है वो सही से फंक्शन कर रहा होता है। स्ट्रेसर्स अगर आ जाते हैं तो बॉडी रेजिस्टेंस शो करती है और गुड हेल्थ होता है। तो जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतनी गुड हेल्थ होगी। अगर थोड़ी सी कंप्रोमाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं तो फर्स्ट स्टेज जो है वो अलार्म स्टेज है, जिसमें थोड़ा बहुत जो है एंजाइटी फील होना स्टार्ट हो जाता है इंसान को। फिर टाइम के साथ साथ रेजिस्टेंट स्टेज में बंदा चला जाता है, उसमें भी कोशिश करता है कि रेजिस्ट करे, लेकिन फिर भी इंसान की बॉडी जो है वो काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज़ हो जाती है इसमें। फिर अगर ये इसी तरह कंटिन्यू होता है तो एग्जॉस्शन स्टेज के अंदर बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। फिर उससे भी अगर मज़ीद जो है आगे की तरफ जाती हैं तो पैनिक जोन तक पहुंच जाती हैं और आखिर में जाके ब्रेक डाउन या फिर बर्न आउट हो जाती हैं। तो ये बेड स्ट्रेस की एक टाइम होती है कि बहुत ज़्यादा बेड स्ट्रेस अगर हो तो उसकी वजह से पैनिक जोन और फिर ब्रेक डाउन या फिर बर्न आउट में बंदा जो है वो चला जाता है। डेवलपमेंटल थ्योरीज़ हैं। डेवलपमेंटल थ्योरीज़ की अगर हम बात करें तो ये सब जितने भी यहाँ पे आप लोगों को थ्योरीज़ दिए गए हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि फ्रॉइड का जो थ्योरी है साइकोसेक्सुअल थ्योरी, ये हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के 4th सेमेस्टर के। और साइकोलॉजी के अंदर एरिक्सन का जो थ्योरी है साइकोसोशल थ्योरी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर मेंटल हेल्थ में भी जब मैं आप लोगों को फर्स्ट यूनिट पढ़ा रही थी तो उसमें ये चीज़ें मैंने रिपीट भी की हुई थी। पियाजे का जो कॉग्निटिव थ्योरी है ये भी हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक ये क्लियर नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा अगर यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने लगूंगी तो ये वीडियो बहुत डिटेल की हो जाएगी। ऑलरेडी ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ 4th सेमेस्टर के साइकोलॉजी के अंदर डिटेल से सारी स्टेजेस जो है वो मैं बता चुकी हूँ। तो इसीलिए अगर आप में से किसी को समझ नहीं आ रही हैं तो वो प्लेलिस्ट ओपन कर ले 4th सेमेस्टर के साइकोलॉजी का, तो आप लोग वहाँ से ये पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे कॉलबर्ग का जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये इसके भी बहुत सारे स्टेजेस हैं। यहाँ आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये जितने भी स्टेजेस दिए गए हैं इस थ्योरी के अंदर तो इनका मकसद ये है कि किस तरीके से एक इंसान जो है वो अपने अंदर जो मोरालिटी की अंडरस्टैंडिंग है और जो इथिकल रीजनिंग है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस तरीके से इंसान अपने अंदर डेवलप कर सकता है। यानी वक्त के साथ साथ स्टेज टू स्टेज किस तरीके से इंसान मोरालिटी को अंडरस्टैंड करने लगता है और उसमें जो इथिकल रीजनिंग है वो डेवलप होती जाती है। ये चीज़ कॉलबर्ग के थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की एक मेन फोकस थी और डिफरेंट स्टेजेस के अंदर इन्होंने भी बताई हुई है कि किस तरीके से वक्त के साथ साथ और उम्र के साथ साथ ये डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट होती रहती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये यूनिट सही तरीके से समझ आ गई हैं। ये इसके रेफरेंसेस है, अगर आप लोगों ने डिटेल से पढ़ने हैं तो इन रेफरेंसेस के थ्रू इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने इसको काफ़ी डिटेल के साथ कवर किया है। अब आगे जाके जो प्रेजेंटेशन टॉपिक्स मैं एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों के इस कोर्स के अंदर नर्सिंग थ्योरी के, तो आप लोगों को उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। इस यूनिट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, आप लोगों को किसी टॉपिक में मसला है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।